हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। ठीक है जी। उसमें हम डील कर रहे थे प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स आए हैं वो। पिछले लेक्चर में हमने 2023 का पेपर सॉल्व किया था। अब की बार हम जो 2022 में जो पेपर हुआ था पीजीटी बायोलॉजी के लिए वो सॉल्व करने वाले हैं। पीछे हमने बताया था आपको 90 मार्क्स का जो है वो हमारा क्या आता है, वो नॉन सब्जेक्टिव पार्ट आता है, और 60 मार्क्स का हमारा क्या आता है, सब्जेक्टिव पार्ट आता है। तो ये जो 60 क्वेश्चन हैं ये इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डील कर रहे हैं। करें शुरू। देखो 91 क्वेश्चन से बायोलॉजी स्टार्ट होती है, वहाँ से शुरू कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ज़्यादा नीचे चले गए, ये क्वेश्चन नंबर 90 था। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखो ये हमारा बायोलॉजी पार्ट शुरू हो गया है। यहाँ पे 90 क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या क्या इनके अंदर दिया हुआ है, और कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को आप डेप्थ में जाएं, सारी चीज़ें कवर हों। सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्टअप करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, विच ऑफ फॉलोइंग कोडोन डू नॉट स्पेसिफाई आर्जिनिन। आर्जिनिन एक क्या है बच्चे? अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड को कोड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है, कोडोन्स होते हैं। और उन कोडोन्स में कौन सा कोडोन ऐसा है जो आर्जिनिन को कोड नहीं कर रहा है, वो हमें बताना है। देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है CGC, ये आर्जिनिन को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो दिया हुआ है AGA, ये भी आर्जिनिन को कोड करता है, आप याद रख सकते हैं। तीसरा जो है CGG, ये भी आर्जिनिन को कोड करके रखता है। बट जो लास्ट जो आया AGU, ये सीरीन को कोड करता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया है कि आर्जिनिन को एनकोड करने वाला कौन सा कोडोन नहीं है। तो देखो फर्स्ट जो 3 हैं वो क्या है, आर्जिनिन को कोड कर रहे हैं। बच गया क्या? फोर्थ, दैट इज AGU। सो जो राइट आंसर बनेगा वो फोर्थ ऑप्शन बनेगा। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। देखो सबसे पहली चीज आई एक्स लिंक्ड, मतलब किस क्रोमोसोम के ऊपर है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है जी। और वो एक्स क्रोमोसोम में भी किस कंडीशन में? रिसेसिव कंडीशन में। ठीक है जी। अब ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब एक्स लिंक्ड डिजीज क्या होती हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं। ठीक है जी। और किस वजह से होती हैं? म्यूटेशंस की वजह से होती हैं। अब वो म्यूटेशन किसके ऊपर हो रही हैं? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं उनके अंदर हो रही हैं, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्स लिंक्ड डिजीज बोलते हैं। ठीक है। अब वो रिसेसिव कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, डोमिनेंट में कर रही हैं, उस बेसिस पे हम उनको एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हम बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा एक्स लिंक्ड एक्चुअल में होता क्या है। अब ये कॉमन किसके अंदर होता है? कॉमन होता है मेल्स के अंदर, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है। और फीमेल्स के अंदर ये क्या होता है? रेयर होता है। फीमेल्स में रेयर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सॉरी डबल एक्स क्रोमोसोम है। डबल एक्स है तो मतलब अगर एक इफेक्टेड है तो दूसरा उसको सरप्लस कर देगा, इक्वलाइज कर देगा। और यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम है, एक्स और वाई है, तो मतलब अगर एक्स में कोई डिफेक्ट है तो वो अपने आप को रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। अब ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हीमोफीलिया। ठीक है जी, एक्स लिंक्ड होता है। अब डायबिटीज इंसिपिडस नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है बट एक्स लिंक्ड नहीं है। सूडोरिकेट्स एक्स लिंक्ड होता है। हाइपरट्राइकोसिस एक्स लिंक्ड नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है? हेयर की ग्रोथ होती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। क्लियर है इतनी बात? सूडोरिकेट्स जो होता है वो एक्स लिंक्ड तो है बट कैसा है? डोमिनेंट है। अब हमसे क्या पूछा गया है? एक्स लिंक्ड और रिसेसिव, तो सिर्फ एक ही बचा हमारा, वो क्या है? हीमोफीलिया। अब एक्चुअल में हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉटिंग है वो प्रोसेस रुक जाता है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of following is responsible for failure of vaccine in infants? इन्फेंट्स के अंदर अब पहली बात क्या है? इन्फेंट्स क्या है? न्यूली बॉर्न बेबीज। न्यूली बॉर्न जो बेबीज होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? इन्फेंट का नाम देते हैं।
इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब उनके अंदर वैक्सीन्स का फेलियर हो रहा है, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया मैटरनल एंटीबॉडीज, मतलब वो एंटीबॉडीज जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो मदर प्रोड्यूस कर रही है, उनको हमने क्या बोला, मैटरनल एंटीबॉडीज। एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स बेसिकली क्या होते हैं बच्चे, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपोनेंट हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसकी जो आउटर लेयर है, उसकी क्या है, आउटर लेयर, उसके ऊपर कंपोनेंट की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स। क्लियर है इतनी बात। तीसरी चीज क्या है, सीरम प्रोटीएज। ये एक एंजाइम है, कहाँ मिलता है, ब्लड के अंदर मिलता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में, इन्फ्लामेशन में अलग अलग फिजियोलॉजिकल रोल्स प्ले करता है। उसके बाद क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, स्टीरॉइड हार्मोन है। क्या है, स्टीरॉइड हार्मोन, ठीक है जी। अब क्या ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है, नहीं। क्या ये एसोसिएटेड है, नहीं। क्या ये एसोसिएटेड है, नहीं। बच गया क्या, मैटरनल एंटीबॉडीज। ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको, फेलियर ऑफ वैक्सीन को, ठीक है जी। इतनी चीज क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक्स के रिगार्डिंग है। अब स्नेक्स के रिगार्डिंग है तो कौन सा चैप्टर है भाई, स्नेक्स के रिगार्डिंग चैप्टर है तो कौन सा चैप्टर है। देखो हमने एक सीरीज शुरू की हुई है, क्या नाम है, एनिमल किंगडम। उसी एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो फिर क्या है, क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्नेक्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज क्या है, पहली क्या दी हुई है, देखो पहली दी हुई है हमें, बोन्स ऑफ पैलेट आर मूवेबल, ठीक है जी, ये मूवेबल होती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो इजीली अपना प्रे को कैप्चर कर सके, ये चीजें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। पेक्टोरल गर्डल इज प्रेजेंट, पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। अब देखो पेक्टोरल गर्डल नहीं प्रेजेंट होता है स्नेक्स के अंदर। रिब्स आर फ्री वेंट्रली, यस फ्री होते हैं। स्नेक्स आर सेंसिटिव टू एयरबोर्न वाइब्रेशन, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ऐसा स्टेटमेंट जो गलत है, पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा है वो क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। पेक्टोरल गर्डल्स आर एब्सेंट इन स्नेक्स, बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब देखो ये तीन कैरेक्टर्स क्या है, प्रेजेंट हैं। आप क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अगर पूछ लिया जाए विच वन इज प्रेजेंट, तो डायरेक्टली हम अगर इनमें से आंसर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं, ठीक है। एब्सेंट का हमें पता चल गया, साथ के साथ तीन हमने ऑप्शंस कर लिए, मतलब एक क्वेश्चन और हमने एडअप कर लिया। अब अरामेडिलो, अरामेडिलो का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, किस वैक्सीन के अंदर होता है। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अरामेडिलो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर, किस वैक्सीन के लिए उसका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। अब ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम कॉज करता है, ठीक है जी। अब माइकोबैक्टीरियम में भी कौन सा, माइकोबैक्टीरियम बोविस, याद रख सकते हैं। लेप्रोसी जो होता है, लेप्रोसी कॉज किया जाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेग, ठीक है जी। लेकिन इसका जो नेचुरल कैरियर होता है वो क्या होता है, अरामिडिलो होता है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मतलब आंसर यहाँ क्या बन गया, लेप्रोसी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएसएच। एफएसएच क्या होता है बच्चों, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहाँ से एसोसिएटेड है, यस एफएसएच कहाँ से स्टिमुलेटेड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हॉर्मोन्स की बात जब हम करते हैं तो वहाँ एक हार्मोन आता है एफएसएच। केमिकली एफएसएच इज, अब उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या, वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड है या ग्लाइकोप्रोटीन है या फोस्फोग्लूकोप्रोटीन है या स्फिंगोलिपिड है। अब ये करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स की बात आती है तो वो ग्लाइकोलिपिड्स हैं। जहाँ प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स की बात आती है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन है। अब फोस्फोग्लूकोप्रोटीन, देखो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप भी है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी है और यहाँ पे प्रोटीन भी है। उसके बाद क्या आई, स्फिंगोलिपिड, ये एक लिपिड का क्या है, टाइप है। अब जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। तो एफएसएच क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्लियर है इतनी बात।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया है। कहाँ से? बायोटेक, क्लास 12th का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक्चुअल में एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब एंटी सेंस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम या तो यूज़ करते हैं बच्चे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का, या फिर किसका यूज़ करते हैं, आरएनए का। ठीक है, उसको इस तरीके से कॉम्प्लीमेंटरिटी पार्ट उसका यूज़ करते हैं जिससे mRNA अपने आप को क्या नहीं कर पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए और ट्रांसलेट नहीं कर पाए, नया प्रोटीन ना बना पाए। उस प्रिंसिपल के बेस्ड पे क्या होती है बच्चे, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है। ठीक है, अब एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है, ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है, उसके बेसिस पे हमें आंसर को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट दी हुई है, व्हेन ए पीस ऑफ आरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंटरिटी इन सीक्वेंस इज यूज टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। बिल्कुल जो हमने अभी एक्सप्लेन किया ना आपको, वही चीज़ यहाँ दी हुई है, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज दैट प्रोड्यूस डीएनए, नहीं, गलत है। ए सेल डिस्प्लेइंग ए फॉरेन एंटीजन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजन, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। एक और है, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ सोमेटोक्लोनल वेरिएंट्स इन टिश्यू कल्चर, ये भी नहीं है। तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। थोड़ा सा इसको जूम लेस कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन हमें दिखे। देखो फिर 98 क्वेश्चन क्या बोलता है। 98 क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड न्यूक्लियर डीएनए। पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मतलब कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी चीज उसने क्या बोली, न्यूक्लियर डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब पूछा कि क्या गया है, पहले ये पूछा गया है क्या वो डिफर करते हैं जीसी कंटेंट के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या वो डिफर करते हैं बायो इंटेंसिटी वैल्यू के साथ, या वो डिफर करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस के साथ, या वो डिफर करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर के साथ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, वो डिफर करते हैं जीसी कंटेंट के साथ। दूसरी जो है बायो इंटेंसिटी भी क्या होती है, वेरी करती है। बट थर्ड जो आई, द डिफर इन टाइप ऑफ बेसिस, देखो GCAT यही होता है ना। अब वो चाहे डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का हो और चाहे डीएनए न्यूक्लियस का हो। ठीक है, अब जो कंटेंट है वही तो रहेगा। अब ए के साथ यू थोड़े बाइंड कर जाएगा, यू बाइंड करेगा तो क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा ना। तो ये डिफरेंसेस हैं और ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, थर्ड। ठीक है, अब उसके बाद देखो फिर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हमारा वो क्या आया, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, देखो ये कोई क्या था, हमारा सेंसरी पार्ट था। ठीक है, वहाँ से सेंसेस हुए, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक क्या हुआ, सिग्नल गया, स्पाइनल कॉर्ड ने फिर क्या किया, दोबारा से मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन ने फिर क्या किया, मसल्स को सिग्नल दिया। तो ये पूरा जो एक्शन है, ये पूरा एक्शन क्या है, हमारा रिफ्लेक्स आर्क है। कहाँ से क्वेश्चन आया है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम से ये क्वेश्चन बना। अब देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या बनेगी, यहाँ सबसे पहली चीज़ बनेगी सेंसरी पार्ट। अब सेंसरी पार्ट, उसमें सबसे जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर ने सिग्नल को रिसेप्ट किया और उसको आगे भेजा है। ठीक है, किसके थ्रू भेजा है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। कहाँ भेजा है भाई, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने उसके ऊपर काम किया तो फिर किसको भेजा, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से मसल्स तक ये चीज़ें जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखो पहले रिसेप्टर के 2 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, एक रिसेप्टर से यहाँ, रिसेप्टर से यहाँ। अब रिसेप्टर से कहाँ सिग्नल जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ कहाँ जा रहा है, मोटर न्यूरॉन। बट मोटर न्यूरॉन तो बाद में एक्टिव होता है ना, आफ्टर एनालाइजिंग। एम आई राइट और रॉन्ग, आफ्टर एनालाइजिंग होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा बचे, थर्ड। सबसे पहले कहाँ होगा सिग्नल, रिसेप्टर के पास, फिर कहाँ जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के पास, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड उसके ऊपर एक्शन लेगा, उसके बाद मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा, और उसके बाद क्या होगी, मसल्स हमारा काम करेंगी। ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब देखो फिर नेक्स्ट, द फर्स्ट टेट्रापोड्स आर ओरिजिनेटेड इन, देखो कहाँ से क्वेश्चन है, इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। अगर आपने इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो इजीली आप इसको
जब आप डेवोनियन पीरियड की बात करते थे, सिल्यूरियन पीरियड की बात कर रहे थे, मतलब ये सारी चीज़ें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे वहाँ से, ठीक है। बट यहाँ सिर्फ ये पूछा है कि कहाँ, कौन से पीरियड के अंदर वो ओरिजिनेट कर गए, ठीक है। तो अब देखो फिर क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑर्डोविशियन पीरियड। कौन सा दिया है, ऑर्डोविशियन पीरियड। अब मैं अगर पूछूं ऑर्डोविशियन पीरियड का टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड था 485 टू 443 मिलियन ईयर्स एगो, ये टाइम पीरियड था। डेवोनियन पीरियड का टाइम पीरियड क्या था, 416 टू 359 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। उसके बाद सिल्यूरियन पीरियड का मैं अगर बात करूं तो वो क्या था, 443 टू 416 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कार्बोनिफेरस की तो वो क्या था, 359 टू 299 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। अब हमें ये पूछा गया टेट्रापोड्स कब सबसे पहली बार आए, तो टेट्रापोड्स सबसे पहली बार आए थे डेवोनियन पीरियड के अंदर। कब आए थे, डेवोनियन पीरियड। इसी को हम बोलते हैं एजेस ऑफ फिश। फिश की एजेस को भी कंसिडर किया जाता है डेवोनियन पीरियड को, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग सेल्स मेंटेन ए करंट ऑफ वाटर इन स्पंज। स्पंज, स्पंज किसका पार्ट है भाई, यस टेल मी। अगर आप कॉन्टिन्यूसली जुड़े हुए हैं तो आपको इजीली पता होगा, फाइलम पोरीफेरा का पार्ट है। किसका पार्ट है, पोरीफेरा का। और फाइलम पोरीफेरा को हमने किस में पढ़ा था, एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अब उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है जी। और उस कैनाल सिस्टम में जो साइड में सेल्स थे उनको हमने क्या बोला था, कोलर सेल्स बोला था। और कोलर सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या था, कोएनोसाइट्स। ये चीज हमने डिस्कस की थी या नहीं की थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग सेल्स मेंटेन ए करंट ऑफ वाटर इन स्पंज। तो कौन से सेल्स होंगे बच्चों, डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया, कोई ही फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी। कौन से सेल्स हैं, कोएनोसाइट सेल्स हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस टेल मी, ठीक है जी। अब देखो फिर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो पिरामिड ऑफ नंबर है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर वो हमेशा अपराइट पोजीशन में होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, ये भी ठीक बात है। अब बात आई पिरामिड ऑफ बायोमास की, वो क्या है, ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड नहीं अपराइट होता है। कैसे होता है, अपराइट। तो ये जो है ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। तो देखो क्या क्या स्टेटमेंट सही है, ए बी एंड डी ये क्या है, राइट स्टेटमेंट है, और सी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देख लेते हैं आंसर क्या बनेगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए बी डी। क्या ऑप्शन बना, शाबाश बताइए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ए बी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट वाइल सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है जी। अब नया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 103, कोंकोलॉजी। कोंकोलॉजी एसोसिएटेड है भाई किसके साथ, मोलस्का के साथ। तो अगर ऑप्शन में मोलस्का है तो आंख मीच के वहीं। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है, सेल्स ऑफ मोलस्का, मेंटल ऑफ मोलस्का, सुप्रापेडल ग्लैंड ऑफ मोलस्का एंड फोर्थ इज मोलस्का। अब देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, चार ऑप्शंस वो हैं कि ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है और डी भी लग रहा है, राइट। तो कौन सा सही है ये हमें देखना है। अब जब कोंकोलॉजी की बात करते हैं, जो सेल्स ऑफ मोलस्का होते हैं उनकी स्टडी को हम कोंकोलॉजी बोलते हैं। ये याद रखने वाली बात है, आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरोन। वायरोन वाला क्वेश्चन कहाँ से है भाई, पढ़ा आपने वायरोन के बारे में, वायरसेस, वायरोन और वायरोइड्स, ट्रायोन्स, ये चीजें सुनी है क्या, बिल्कुल सुनी है, नहीं सुनी है। देखो फिर, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वायरोन्स। ये हमने पढ़ा था बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कहाँ पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 2,
चैप्टर नंबर 2 कौन सी क्लास में? क्लास 11th में। क्लास 11th की एनसीईआरटी जब उठाएंगे चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरोन का जिक्र है, उसमें जब हम पढ़ेंगे तो क्या वो इंट्रासेलुलर है? नहीं। एक्स्ट्रा सेलुलर है, बिल्कुल सही बात है। ए सेलुलर है, बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टलाइजेबल है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन जो हमारा बच गया वो क्या बच गया? इंट्रासेलुलर। एक इंट्रासेलुलर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसके अंदर नहीं मिलता है? वायरोन्स के अंदर नहीं मिलता है। चलें आगे, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला एज कंपेयर टू पिछले क्वेश्चंस जब हमने पढ़े हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है। द यूनियन ऑफ साइनस वेनोसिस विद राइट ऑरिकल्स इन सम केसेस इन मैमल्स इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाय, देखो क्या बताया है, साइनस वेनोसिस प्लस राइट ऑरिकल्स, राइट, इनके जो यूनियन है वो कुछ मैमल्स के अंदर होती है और वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है वो हमें बतानी है, ठीक है सर। सल्कस टर्मिनलिसिस से होती है या साइनस वेनेरम से होती है या क्रिस्टा टर्मिनलिसिस से होती है या अपेंडिस ऑरिकल से होती है। अब पहली चीज़ तो हमें यही पता होनी चाहिए एक्चुअल में ये चीज़ें क्या हैं। अब अपेंडिक्स ऑरिकल की बात करूँ तो ये पार्ट एट्रियम का तो है, बट इसका कोई यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। दूसरा जो आ गया क्रिस्टा टर्मिनलिसिस, ये मस्कुलर रिज होती है, ठीक है, मस्कुलर रिज जो टर्मिनलिसिस सल्कस टर्मिनलिसिस से बाहर की साइड होती है, ठीक है, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। अब थर्ड जो आया साइनस वेनेरम, ये क्या है, राइट एट्रियम से डेराइव्ड होती है, कहाँ, साइनस वेनोसिस से बनी हुई होती है साइनस वेनेरम, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। बच गया क्या, सल्कस टर्मिनलिसिस, वही पार्ट होता है जो जंक्शन का काम करता है किसके बीच में, साइनस वेनोसिस और राइट ऑरिकल। तो जो आंसर बना वो हमारा क्या बना, सल्कस टर्मिनलिसिस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आपने एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है जी, देखा है या नहीं देखा है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में देखा है, उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर की लेयर है आउटर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर कौन सा एंजाइम नहीं होता है, ठीक है जी। पहला है कार्निटिन फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ये एंजाइम क्या होता है, ये एंजाइम ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फैटी एसिड्स को, किसको, फैटी एसिड्स को, कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बाहर से अंदर ले जाने का काम करता है, ठीक है। अब ये एसोसिएटेड है या नहीं है, बिल्कुल एसोसिएटेड, ठीक है, बट मेन एसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। सेकंड है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ये क्या है बच्चे, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और मोनोअमाइंस के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा जो एंजाइम है बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, ये क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है बच्चे, कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद है सिट्रेट सिंथेटेज, ये भी जो होता है बच्चे, ये भी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन सा एंजाइम होता है, तो इन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो वो हम यहाँ से नया क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ का आंसर क्या हुआ, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, क्योंकि यही सिर्फ ऐसा है जो डायरेक्टली आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द लेरेंजियल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग मेल एडोलसेंस, मेल एडोलसेंस में क्या होता है, जो हमारा एडोलसेंट पार्ट होता है उसमें एक यूनिक फीचर होता है क्या, कि हम जो हमारे, या अगर हम बात करें गले में
एक नेक रीजन के ऊपर एक प्रोमिनेंट अपीयरेंस होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, लैरेंजियल प्रोमिनेंट अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। वो किसकी बनी होती है, एडम्स एप्पल जिसको हम बोलते हैं, वो किसका बना होता है, वो थायराइड कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, थायराइड कार्टिलेज का। यही क्वेश्चन का डायरेक्ट पूछा हुआ है कि किस कार्टिलेज से बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं अगर जाऊं तो देखो क्या है, प्रोटोगाइनस हर्माफ्रोडाइट्स। अब सबसे पहली चीज यही आती है, प्रोटोगाइनस हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें पैदा तो हुए थे फीमेल और बाद में कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, मेल के अंदर, बाद में कन्वर्ट हो गए मेल के अंदर, ठीक है। ये एक सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडिज्म होता है, जिसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में फीमेल पैदा हुए थे और वो बाद में कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, मेल के अंदर, ठीक है। अब ये इसका बेस्ट एग्जांपल हमें फाइंड आउट करना है। देखो डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, ड्वार्फ एंगल फिश इसका क्या है, एग्जाम्पल है, जो क्या दिखाता है, प्रोटोगाइनस हर्माफ्रोडाइट्स कंडीशन दिखाता है। क्लियर है या नहीं है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो फिर, नीजल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ, नीजल ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ड्राइंग बड़ी अच्छी है, हंसना मना है। आपको याद है कुछ इस तरीके का हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते थे और वहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते थे, उनको हम क्या बोलते थे, नीजल्स ग्रैन्यूल्स। एम आई राइट और रॉन्ग। और नीजल ग्रैन्यूल्स की कंपोजिशन की बात की गई है कि वो किस किस चीज़ से बने होते हैं, तो वो बेसिकली बच्चे आरएनए प्लस राइबोसोम्स के बने होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन फाइंड आउट करो, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन जब आप देखेंगे तो वो आरएनए और राइबोसोम से ही बने होते हैं। डायरेक्टली आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the help of codes given below select the pair of spices and condiments। देखो बच्चे, अलग अलग स्पाइसेस के नाम दिए हुए हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है जो सही है। सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनमोनम जाइसेलेनियम, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड दिया हुआ है पाइपर नाइग्रम प्लेंटेगो ओवेटा। थर्ड दिया हुआ है एलिटेरिया कार्मोडोमम एंड सिनमोमम जाइसेलेनियम। फोर्थ दिया हुआ है राउल्फिया सरपेंटिना एंड प्लेंटेगो ओवेटा, राइट। और फिफ्थ जो दिया हुआ है हमारा, वो क्या दिया हुआ है, माइस्ट्रिका फ्रेग्रेंस और फेरुला एसोफोइडा, ठीक है जी। अब देखो, एसोफोइडिया किसके लिए है, हींग के लिए लिख सकते हैं आप अगर याद रखना चाहें तो, ठीक है। फ्रेग्रेंस नटमेग के लिए है, ये मैंने फाइंड आउट किए हैं गूगल से, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब अगर सरपेंटिया की बात करूँ तो मैं ये सर्पगंधा इसका कॉमन नेम है, ठीक है, आपने कभी सुना भी होगा। उसके अलावा सिनमोनियम जाइलेंसेंथियम सिनमोन का नाम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्लेंटेगो ओवेटा साइलम, प्लेंटेगो ओवेटा इसबगोल अगर आप सुना है तो उसका नाम है, ठीक है। उसके बाद सिनकोना ऑफिसिनालिस बार्क क्विनीन जिससे बनती है बच्चे, क्विनीन के प्रोडक्शन के लिए इसका रोल है। एम आई राइट और रॉन्ग, ये सारी चीज़ें हैं। अब हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही है, ठीक है। अब देखो फिर, अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो गलत है, थर्ड जो है वो क्या है, राइट स्टेटमेंट है, और फोर्थ भी क्या है, गलत है। फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं तो वो भी क्या है, राइट स्टेटमेंट है। तो राइट स्टेटमेंट में आ जाएगा ए सी एंड ई। अब देख लेते हैं क्या क्या है, ए सी एंड सी, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, वो राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट आप इसको सिर्फ याद रख सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 111
विच इज़ यूज एज फिश बैट। फिश बैट का यूज़ सिर्फ नेरिस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम फिश बैट के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखो, अब आया क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आया जी? बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने PBr322 का यूज़ पढ़ा था। ठीक है, अब ये PBr322 एक्चुअल में ये है क्या? ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है। क्या है? प्लाज्मिड वेक्टर है, मॉडिफाइड वेक्टर है, प्लाज्मिड से बनाया हुआ वेक्टर है। और कहाँ से बनाया हुआ? इशर्सिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से। तो मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है ये। ठीक है, अब ये एक्चुअल में है क्या? तो ऑप्शन देखो, मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ओरिजिनल वायरल जीनोम, मॉडिफाइड ट्रांसपोजोन और मॉडिफाइड वायरल प्लाज्मिड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है, मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है ये। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, उसके बाद देखो भाई, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आया कहाँ से? जेनेटिक डिसऑर्डर से। ठीक है जी, जेनेटिक डिसऑर्डर किसका टॉपिक है? चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। राइट, इसी चैप्टर के अंदर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन यही पूछा गया है, सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेलिन रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है जी, वेलिन की रिप्लेसमेंट की वजह से ये पूरी डिजीज होती है, सिकल सेप्ड हमारी आरबीसीज का स्ट्रक्चर हो जाता है। राइट, और यही पूछा गया है कि किस वजह से होता है, तो वो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। अब देखो नया क्वेश्चन, वाइल माइग्रेटिंग लार्वा ऑफ एस्कैरिस टेक्स प्लेस इन द फोर्थ मोल्ट इज इंटेस्टाइन के अंदर। फोर्थ मोल्ट में कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है प्यारे बच्चों? इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, क्लियर है? देखो भाई, विच ऑफ फॉलोइंग इज सिस्टमेटिक नेम फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। देखो, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को याद रखने के लिए आप जहाँ पे भी 27 यूज हो ना, आप उसको इजीली मार्क कर सकते हैं कि ये सही आंसर है। अब एंजाइम कमीशन ने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए थे। ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से है। कहाँ से है? बायोकेमिस्ट्री से। और बायोकेमिस्ट्री में भी कौन सा चैप्टर? बायोमोलिक्यूल्स से है। एक ही चैप्टर है क्लास 11th में, बायोमोलिक्यूल्स। ये क्लास 11th में तो बायोलॉजी में आता है और क्लास 12th में केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, एंजाइम कमीशन ने डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स दिए थे 7 क्लासेस को। उसमें एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, उसके अंदर उसका साइंटिफिक नेम कौन सा रिप्रेजेंटेशन है वो हमें बताया है। तो वो क्या है? EC.1.1.127। ये आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, अब देखो ये रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग, तो आप सिर्फ याद ही रख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट, CD cells recognize antigens present on। देखो बच्चे, CD cells जो रिकॉग्नाइज करती हैं एंटीजन्स को, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वो इन हिपेटोसाइट्स के ऊपर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हिपेटोसाइट्स के ऊपर। ठीक है जी। अब ये CD8 सेल्स क्या हैं? CD4 और CD8 सेल्स होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, जो इम्यून सिस्टम का क्रूशियल पार्ट है, इन्फेक्शन जो क्रिएटिंग सेल्स हैं उनको किल करने में, उनको रिकॉग्नाइज करने में CD8 सेल्स और CD4 सेल्स का रोल है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। स्कोलिडोन के ऊपर डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। रेबिट के ऊपर कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्केल्स एब्सेंट। ठीक है, लीजर्ड के अंदर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर तो हमें मिल गया। ठीक है जी, फ्रॉग के अंदर एपिडर्मल प्लस डर्मल सेल्स दोनों होते हैं। ठीक है जी, तो जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर 3, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द लीजर्ड्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस, टेल मी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई, which one of following is not needed during the formation of acetyl coenzyme A from pyruvic acid। अब pyruvic acid से क्या बन रहा है, acetyl coenzyme A, ठीक है जी। अब इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है, नोट नीडेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ नोट लगा हुआ है हम कई बार ये सोच देते हैं कि पूछा हुआ है एक्चुअल में, बट देखो अब फर्स्ट चीज जो आई वो क्या है, लिपोइक एसिड। अब लिपोइक एसिड क्या है, लिपोइक एसिड तो कोफैक्टर है ना, किसका काम करता है, कोफैक्टर का। अब कोफैक्टर का काम कर रहा है किसके लिए, पीडीसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्या है, टीपीपी, थायामाइन पायरोफॉस्फेट, तो इसको बोलते हैं टीपीपी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है जी। अब ये टीपीपी क्या है, ये डी कार्बोक्सिलेशन करता है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है जी, पायरुवेट, सॉरी फॉस्फेट नहीं, पायरुवेट, ठीक है। अब तीसरा जो आया हमारा वो क्या है, अकोनिटेज, तीसरा एंजाइम जो है, ये एंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में है, ना कि हमारा कन्वर्जन में रोल प्ले करता है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल में। और चौथा जो बना वो क्या है, NAD। NAD को हम कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कई बार ये पूछ लिया जाता है, NAD। तो अकोनिटेज एक ऐसा एंजाइम है जो सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज होता है, यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो हमारा किससे है, इवोल्यूशन चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन आया है। कौन सा क्वेश्चन आया है, दूसरा। देखो भाई पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ट्राइसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ये गलत है बिल्कुल। प्लेलियोजोइक, मेजियोजोइक और सीनोजोइक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेवोनियन, सेलुरियन एंड कार्बोनिफेरस, ये भी गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर ए एंड सी है वो क्या है, रोंग, और जो बी ऑप्शन है वो क्या है, राइट। अब पूछा क्या है, रोंग, तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वही आंसर हमारा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जी हमारा इवोल्यूशन से, क्वेश्चन नंबर 119, और आंसर क्या आया, 4th। क्लियर हुआ नहीं हुआ, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन है, ठीक है। रेटिटी फैमिली के अंदर स्कल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, skull in members of ratiti is सीजोगेनेथस टाइप, डेस्मोगेनेथस टाइप, ड्रोमोगेनेथस टाइप या एजिथोगेनेथस टाइप, ठीक है जी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ड्रोमोगेनेथस टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ये बेसिकली एक, अगर हम बोलें कि ओल्ड टाइप या एंशियंट टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर जो बोन्स हैं, पैलेट हैं, वो पर्टिकुलर टाइप में, पर्टिकुलर मैनर में फ्यूज्ड होती हैं, और डिस्टिंक्ट अलग एवियन लाइनेज को फॉलो करते हैं, अलग बर्ड लाइन को फॉलो करते हैं, फैमिली को बनाते हैं, इसलिए इसका एक स्पेसिफिक रोल है, पूछा गया है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। अरे भैया 9th क्लास का क्वेश्चन डाल दिया है, तो अगर ये भी नहीं आता है तो फिर तो सोचने वाला विषय है। अब ओस्मोसिस एक्चुअल में है क्या, ओस्मोसिस बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हमें क्या करना है भाई, एक मेम्ब्रेन का यूज़ है, और वहाँ उस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर के मूवमेंट की हम बात करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग। फर्स्ट में बोला गया मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सेकंड बोला है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थर्ड बोला है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एक्वापोरिन्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। और फोर्थ जो पूछा है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब देखो, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब देखो, लेंथ ऑफ ट्रॉफिक फूड लेवल्स, ये क्वेश्चन आया जी 1 to 2। द लेंथ ऑफ फूड चेन इज लिमिटेड टू, कहाँ तक लिमिटेड होती है? 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं। क्यों होती है अब देख लेते हैं। चलो मान के चलते हैं 10,000 किलो जूल, ठीक है जी, एनर्जी प्रेजेंट थी फोर्थ लेवल के ऊपर। थर्ड लेवल के ऊपर कितनी हुई? 1000 किलो जूल। एम आई राइट और रॉन्ग? सेकंड के ऊपर कितनी हुई? 100 किलो जूल। फर्स्ट के ऊपर कितनी हुई? 10 किलो जूल। दैट इज इनफ, नॉट इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। तो जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं तो सिर्फ 10% एनर्जी ही पास ऑन होती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल मिनिमल हो जाती है, जिससे बेसिक ह्यूमन नीड्स या बेसिक ऑर्गेनिज्म नीड्स कंप्लीट नहीं हो पाती। इसलिए तो जो एक फूड चेन है उसकी लेंथ 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही सीमित होती है। क्लियर है? उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखो, डीएनए पॉलीमरेज किसके अंदर यूज हो रहा है भाई? किसके अंदर यूज हो रहा है? पीसीआर के अंदर। पीसीआर के अंदर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब हम क्या कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर, और उसके अंदर हम डिफरेंट टेम्परेचर, जब हम पीसीआर के स्टेप्स पढ़ते हैं तो उसमें टेम्परेचर का लेवल अलग अलग होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। तो हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए होता है जिसका टेम्परेचर के ऊपर कोई रोल इफेक्ट ना हो, और ऐसा टेम्परेचर कांस्टेंट वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है? थर्मस एक्वेटिकस होता है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये गिवन है इस बैक्टीरिया का नाम भी और इसका यूज़ भी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब टॉपिक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें जो चैप्टर दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, उसके अंदर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी से आया है। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहाँ से क्वेश्चन है? इकोलॉजी से। इकोलॉजी में भी कहाँ से? इन्वायरमेंट से। लास्ट जो चैप्टर है उसके अंदर से क्वेश्चन आया। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग दैट अमाउंट ऑफ। कैसे मेजरमेंट हम उसका कर सकते हैं? अब देखो भाई, पहला क्या है? टोटल इनऑर्गेनिक मैटर को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन कंजप्शन को या बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को, या फिर रेशो ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर टू टोटल ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में होता है वही कंसिडर किया जाता है, उसी को हम काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन इकोर्निया क्रेस्पिस वाटर हाइसेंथ, नाम सुना है? लास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था, जिसको हमने क्या बोला था? टेरर ऑफ बंगाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, उसके अंदर पूछा गया है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। तो उसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो ऑफसेट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ऑफसेट के थ्रू। जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे किसके अंदर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, किसके अंदर? एनसीईआरटी के अंदर। कौन सी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी 12th क्लास की। उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ग्लोफिस। ग्लोफिस एग्जाम्पल है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, ये फ्लोरेसेंट प्रोटीन की बनी होती हैं जिससे वो ग्लो करती हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? फ्लेवर सेवर। ये एक टमाटो की क्या है? वैरायटी है, जिससे उसकी क्या हो जाती है बच्चे? सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसको स्टोर करके ज़्यादा लंबे टाइम तक रखा जा सकता है। मोली क्या है? मोली एक टाइप की फिश है। ठीक है। गोल्डन राइस। गोल्डन राइस भी क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है, लेकिन मोली क्या है? सिर्फ एक स्पीसीज है। तो जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। मोली इज ए स्पीसीज, नॉट ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर इतनी बात?
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। Umbel is a cymose inflorescence in which short flower stalks spread from a flattened receptacle। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है जी, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है। रेसिमी इज एन इन्फ्लोरेसेंस इन विच सेसाइल फ्लावर्स आर बोर्न पेसिपिटली। नहीं, पेसिपिटली नहीं होते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है जी। स्टेटमेंट 3, स्काइप इज ए रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस हैविंग, जस्ट वेट फॉर, सेसाइल इन्फ्लोरेसेंस, ये ठीक लग रहा है मुझे। कैपिटुलम इज एन इन्फ्लोरेसेंस हैविंग ओनली यूनिसेक्सुअल, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन जो सही स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, थर्ड है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू रेड एंड फार लाइट इज रेगुलेटेड बाय। देखो भाई, फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, जिसके ऊपर इफेक्ट किसका होता है, लाइट का होता है, ठीक है। अब फोटोमॉर्फोजेनेसिस रेड और फार रेड लाइट के अंदर रेगुलेशन, उसका रोल प्ले कौन करेगा, उसका रेगुलेशन का रोल जो करेंगे वो फाइटोक्रोम करेंगे। कौन करेंगे, फाइटोक्रोम। तो यूनिवर्सल क्लोरोफिल नहीं करेगा, क्रिप्टोक्रोम नहीं करेंगे, फाइकोबिलिन्स नहीं करेंगे, कौन करेंगे, फाइटोक्रोम करेंगे, जो एक फोटो रिसेप्टर है, ठीक है। और वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में रेड और फार रेड लाइट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज ऑफ। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है, कौन सा बॉन्ड होता है बच्चे, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके बीच में, न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया होगा आई थिंक। कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए है, फोस्फोडाइस्टर। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, इन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये कोई आंसर नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। The taxonomical aid where plant and animals are recognized based on the contrasting characteristics is known as। देखो contrasting यानी similar pairs के बेसिस पे क्लासीफाई करना है। मोनोग्राफ में क्या होता है, मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है जी। एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप को एक्सप्लेन किया जाता है। की के अंदर क्या होता है, एक टूल होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है। हर्बेरियम एक शीट होती है प्लांट स्पेसिमेंट्स के लिए। मैनुअल क्या होता है, एक बुक और डॉक्यूमेंट होती है जो सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स का था वही हमारे पूछा गया था, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, की इज द आंसर। एम आई राइट और रॉन्ग? हमने 40 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। चलो आगे चलते हैं। The final acceptor of electrons in electron transport chain, very 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 important। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे लास्ट जो एक्सेप्टर है वो कौन है, जो फाइनल एक्सेप्टर का काम करता है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वेरी गुड, इसका आंसर आ जाएगा जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर। फाइनल एक्सेप्टर का काम करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हम सोचते हैं कि बाकी जो एंजाइम्स हैं या कोई कोफैक्टर है वो रोल प्ले करता है, बट एक्चुअल में कौन रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो फिर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीरियल स्टेजेस ऑफ लिथोसीरी, ठीक है जी। इकोलॉजिकल सक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम अगर बात करें, सबसे पहले क्या होते हैं, लाइकेंस आते हैं, ठीक है। लाइकेंस में भी कौन से लाइकेंस, क्रिस्टोन लाइकेंस आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, फोलियोज आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, हब्स आते हैं। उसके बाद क्या आता है, स्क्रब आता है। तब तो देखो क्रिस्टोज लाइकेन, स्टोन वोट नहीं है, पिटवॉस नहीं है, फोलियोज लाइकेंस क्रिस्टोज ये भी नहीं है। अब बच गया क्या, क्रिस्टोज लाइकेंस, वहाँ से फोलियोज लाइकेंस, वहाँ से हब्स, वहाँ से स्क्रब स्टेज आती है, ठीक है। आप याद रख सकते हैं लिथोसिरी के अंदर। ये क्वेश्चन है जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से भी गलतियाँ करेंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। एनसीईआरटी देखो भाई,
क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, द वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग। कहाँ भाई? जोहान्सबर्ग के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2002 के अंदर हुई थी। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो कब हुआ था? वो 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? वहाँ पे भी यूनाइटेड नेशंस का अर्थ समिट हुआ था। वो कब हुआ था? 1992 के अंदर हुआ था। ठीक है। उसके बाद कोपेनहेगन में क्या हुआ था? 2009 के अंदर। क्या हुआ था? 2009 में नेशनल क्लाइमेटिक चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, जिसको हम COP 15 का नाम भी देते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन घुमा के यहाँ से दोबारा रिपीट फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट वर्ल्ड PAR इज द एब्रीविएशन यूज फॉर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक ठीक है जी, ऑप्शन आपको फर्स्ट ही मिल गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, NCERT से पूछा गया है। ठीक है। जो सेकंड जो हमारा चैप्टर है इकोलॉजी का, सेकंड चैप्टर दैट इज इकोसिस्टम, उसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इकोलॉजी का ये चैप्टर है, लास्ट यूनिट है क्लास 12th की। Consider the following statement and choose the correct answer using the codes given below। ठीक है जी, कुछ दिए हुए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। माइकोप्लाज्मा लाइक्स ए सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। क्लास 11th की NCERT के अंदर ये दिया हुआ है। माइकोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक दैट टारगेट द सेल वॉल सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है और ये एग्जैक्ट रीजन है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए बनना चाहिए। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एंड एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखो फिर क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Which one of following is not a free living nitrogen fixing bacteria? ठीक है जी, पहले पूछा है फ्रैंकिया, दूसरा क्या है क्लेबिसिला, तीसरा क्या है क्लोस्ट्रीडियम और चौथा क्या है बेजर्निकिया। देखो फ्रैंकिया क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो सिम्बायोसिस शो करता है। जो क्या करता है? सिम्बायोसिस शो करता है। ठीक है। क्लेब्सिला क्या है? ये भी बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फ्री लिविंग होता है। ठीक है जी। क्लोस्ट्रीडियम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये भी एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। बेजर्निका ये भी एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है बट क्या है? फ्री लिविंग है। बच गया क्या? फ्रैंकिया, जो क्या दिखाता है? सिम्बायोसिस, मतलब किसी दूसरे की हेल्प के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, म्यूचुअलिज्म दिखाता है। बट बाकी सारे क्या है? फ्री लिविंग। पूछा क्या है? नॉट फ्री लिविंग। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फ्रैंकिया। क्लियर हुआ? अब देखो फिर, देखो क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें फाइंड आउट करना है जी। ठीक है जी। देखो फिर क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है CNG इज कंसिडर्ड एज सेफर देन LPG, बिल्कुल ठीक बात है। LPG रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स डिफिकल्ट टू डिस्पर्स, ये भी ठीक बात है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट इंटर रिलेटेड नहीं है। बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, वेट फॉर ए सेकेंड। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्या है? मैच द कॉलम है, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या है। पूछा गया है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो शो करते हैं वो क्लेमाइडोमोनास करता है, तो यहाँ मैच करते हुए चलते हैं। ठीक है। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो शो करता है वो कौन शो करता है भाई? फक्कस शो करता है। उसके बाद डिप्लोप्लोन्टिक जिसमें क्या है? डिप्लॉइड फेज भी और हैप्लॉइड फेज भी है, वो एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। और बच गया क्या? ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, उसमें क्या आ गया? पॉलीसिफोनिया। तो देखो A थर्ड B सेकेंड, यहाँ जहाँ से स्टार्टिंग होती है सारा नहीं करना है। A थर्ड B सेकेंड, क्या ऑप्शन बन रहा है? सॉरी B फर्स्ट बन रहा है, मैं भूल गया था। A थर्ड B सेकेंड, ये देखो B सेकेंड बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
अब देखो कमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था अमेंसलिज्म पे आया था, अब की बार फिर क्या है कमेंसलिज्म पे क्वेश्चन आया। अब पिछली बार अमेंसलिज्म जब हमने पढ़ा था, अमेंसलिज्म में हमने बताया था एक स्पीसीज क्या रहेगी न्यूट्रल और दूसरी क्या रहेगी भाई आर्म्ड। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये पूछी जा रही है कि कमेंसलिज्म में क्या होगा, कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज तो बेनिफिटेड रहेगी और दूसरी क्या रहेगी न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ मूव ऑन करते हैं। 140 क्वेश्चन क्या बोलता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सोमेटिक सेल ऑफ ओनियन इज 16। क्रोमोसोम नंबर कितना है, 16 है। ठीक है जी, 16 है, मान गए हम। ओके, अब हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर देयर इन रूट टिप सेल ऑफ ओनियन ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ द सेल डिवीजन। देखो बच्चे, अब क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। अब ऑलरेडी कितने हैं 16, 16 के बाद डबल करेंगे तो कितने हो जाएंगे 32। तो सीधा सीधा आंसर जो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा 32। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। मेटाफेज स्टेज में हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स निकालने थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, the oxygen squeezing in Frankia induced root nodules for nitrogen fixation is carried out by heterocyst like hemoglobin nitrogenase होपेनोइड्स। किसकी वजह से होते हैं बच्चे, नाइट्रोजिनेज की वजह से। किसकी वजह से, नाइट्रोजिनेज। बट बाकी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो मिलता है प्लांट्स के अंदर, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। ठीक है जी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। नाइट्रोजनेज क्या होता है, एक एंजाइम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसमें हम क्या करते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। होपेनोइड्स क्या होते हैं, होपेनोइड्स एक लिपिड्स की क्लास है जो क्या करते हैं बैक्टीरिया के अंदर रोल प्ले करते हैं, और उसमें भी कौन से बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर रोल प्ले होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 142 क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एग्जिबिट, पोलन ट्यूब कौन सी मूवमेंट दिखाती है, पोलन ट्यूब, यस टेल मी कौन सी मूवमेंट दिखाती है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट दिखाती है, कीमोनेस्टिक दिखाती है, कीमोट्रॉपिक दिखाती है, या फिर थिग्मोट्रॉपिक। जो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाती है, कैसी दिखाती है बच्चे, कीमोट्रॉपिक। केमिकल सिग्नल की वजह से वो क्या करती है, ओव्यूल की तरफ मूवमेंट करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है, उसके अंदर ये जब हम ओव्यूल की तरफ मूवमेंट होती है किसकी, पोलन ट्यूब की, ड्यू टू केमिकल सिग्नल्स, उसको हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन है। अब उसके बाद विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा ऐसा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो देखो बच्चे एज पिरामिड करता है बिल्कुल। स्पीसीज इंट्रैक्शन, एक दूसरे के बारे में इंट्रैक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बताता है, बट ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सेक्स रेशो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितने मेल प्रेजेंट है कितने फीमेल प्रेजेंट है वो पॉपुलेशन के होता है। नेटेलिटी है उसके अंदर, मोर्टेलिटी है उसके अंदर, इमिग्रेशन है उसके अंदर, ई माइग्रेशन है उसके अंदर, बट जो आंसर यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, स्पीसीज इंट्रैक्शन बनेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी। अब बात आई किसकी भाई, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया, ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज़ ये कंसेप्ट क्या है, ये इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो स्पीसीज लॉस के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया था जो बेसिकली शिप के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। और किसने दिया था, ये पॉल एरलिच नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये देखो कंफ्यूजन के लिए यहाँ अलग अलग नाम दिए हुए हैं जो पॉपर से रिलेटेड है, बट एक्चुअल में वो पॉल एरलिच नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को इनिशिएट्स। ऑक्सीजनेज एक्टिविटीज की वजह से कौन सा साइकिल स्टार्ट होता है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, या क्रूसलिन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, या फिर C2 साइकिल। C2 जो साइकिल है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटीज़ के साथ स्टार्टअप होता है। बाकी जो है हमारे
वो अलग अलग मेथड से स्टार्टअप होते हैं, बट जो रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन का नाम भी देते हैं, वो किसके अंदर मिलती है, C2 साइकिल के अंदर, और वहीं से क्या होता है, प्रोसेस इनिशिएट होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, टेल मी यस, ओके। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। देखो ट्राइकोडेस्मियम, द कोज ऑफ रेडनेस ऑफ रेड सी। अब ये ट्राइकोडेस्मियम क्या है, ठीक है जी। अब ये ट्राइकोडेस्मियम अगर आप बात करेंगे तो ये एक साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया नहीं है, रोडोफाइसी मेंबर नहीं है, रेड मोल्ड नहीं है। जब आप साइनोबैक्टीरिया पढ़ते हैं तो वहाँ रेड सी का जिक्र फिर से आता है, ठीक है। और रेड सी को कोज करने के लिए साइनोबैक्टीरिया का रोल है, और उस साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्राइकोडेस्मियम। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द कोज ऑफ रेड सी रेडनेस, तो वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। देखो रुबिस्को नहीं है, लिग्निन बहुत कम मिलता है, DNA और सेलुलोज। अब जो सेलुलोज है वो बेसिकली किसके अंदर मिलता है, प्लांट्स के अंदर, ठीक है जी, और मिलता है कुछ केसेस में। तो जो सबसे अबंडेंट अमाउंट में मिलता है वो हमारा क्या मिलता है, सेलुलोज मिलता है। तो आंसर जो अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है वो क्या है, सेलुलोज है जी। क्लियर हुआ। अब देखो फिर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बेसिस पे स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना। हार्टवुड इज लेस ससेप्टेबल टू फंगस एंड कंटेन्स लेस मॉइस्चर एंड देन सैपवुड। बिल्कुल सही बात है, राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। हार्टवुड स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड हैव टाइलोसिस। गलत है, ये सैपवुड के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ असर्शन सही है बट रीज़न गलत है, assertion is true but reason is false, so assertion is true but reason is false, option number 3 is the correct answer। क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है। स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होंगे तभी तो वो क्या है, स्पेशल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। डाउन हिल प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। इन दिस प्रोसेस ट्रांसपोर्ट सेचुरेट्स, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों बात सही है। गलत क्या है, इट इज़ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, बल्कि ये क्या होता है, सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ, ठीक है जी। अब आई बात बड़े इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन तक यहाँ पहुँच गए हो, इतना जुड़े हुए हो, यूज़फुल चीज़ थी नहीं थी, आप एनालिसिस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो ही करके जाएं। बट हाँ, अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो इतना, अगर आपने सब्र रखा है कि पूरे 1 घंटे आपने सारे क्वेश्चंस को किया है, तो एक सब्सक्राइब करने में आई थिंक कुछ नहीं घटेगा आपका, बस कुछ नोटिफिकेशंस आएंगी यूट्यूब की, वो भी आपके लिए यूज़फुल ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो फिर क्या दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन के अंदर, वो दिया हुआ है जी, match the expected phenotypic ratio in progeny and from dihybrid parents with conditions specified in column 1। column 2 और column 1 को मैचअप करना है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में होता है 12:3:1, ठीक है जी। कौन सा आ गया, ये आ गया हमारा 3rd, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। सेकंड ऑप्शन जो आया रिसेसिव एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस में होता है 9:3:1। उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेरिटी जीन, कॉम्प्लीमेंटेरिटी जीन में आ गया 9:7, नो इंट्रैक्शन 9:3:1, यानी डाईहाइब्रिड का नॉर्मल। अब यहाँ से अगर मैं ऑप्शंस को फाइंड आउट करूँ तो एक ऑप्शन है 3rd, एक ऑप्शन है जी 3rd, ठीक है जी। बी का ऑप्शन है फर्स्ट, बी का ऑप्शन है फर्स्ट, सी का ऑप्शन है 4th और डी का ऑप्शन है 2nd। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, आपने इतने आराम से चीज़ों को कवर अप किया, इतने लंबे टाइम तक जुड़े रहे, थैंक यू सो मच।